फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, इस चैप्टर का यह अंतिम वीडियो होगा और इसके बाद हम समराइज करेंगे। आज का टॉपिक है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। जैसा कि हमने देखा है, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृत भांड, औजारों, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे हैं पत्थर, पकी हुई मिट्टी तथा धातु। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती हैं। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थीं। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं या तो वे अतीत में खो गई थीं या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थीं। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं। मीन्स एक शब्द आया है अक्षत। अक्षत मतलब जो वस्तुएं फिर से नेक्स्ट टॉपिक है खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। जो जो वस्तुएं वहाँ मिली हुई हैं, और क्योंकि मिलना तो केवल स्टार्ट है, और ये कहावत भी है कि जब तक उद्देश्य अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए आगाज का कोई मतलब नहीं रहता। तो केवल आरंभ है, उसके बाद उसको क्लासिफाई करके उसकी स्टडी की जाती है। तो वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण, या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। जब पुरातत्व जो वस्तुएं मिलती हैं तो बाद में ये तय करना होता है कि ये कोई टूल्स है या फिर ज्वेलरी है या फिर कोई ऐसे काम हैं जो घरेलू उपयोग के या फिर पूजा वगैरह के लिए प्रयोग होते हैं। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। हम देखते हैं कि जैसे आज की जो वस्तुएं जिस उपयोग में होती हैं उस तरह की वस्तुएं जब मिलती होंगी तो हमें लगता है कि इस तरह की इसी काम में ये आती होंगी। मनकें, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर या फिर भट्ठी में, और वो चीज़ें कहाँ मिली थीं, ये बात भी बहुत काफ़ी कुछ तय करती है कि उनकी उपयोगिता क्या रही होगी। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ वहाँ पहनी जाती है वो चीज़ें तो नष्ट हो गई हैं, तो मूर्तियों को जो पहनाया जाता है उससे हम अनुमान करते हैं कि क्या वहाँ पे लोग उनका वेशभूषा पोशाक क्या रही होगी। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा कि पहले प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें
वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में। 11.2 व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थीं संभवतः धार्मिक महत्व की होती थीं। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां जिनमें कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे शामिल हैं। इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। मुहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मुहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है को आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो पत्थरों पर तो ठीक है, लेकिन जो धार्मिकता है उस पर जो गेस है वो युक्ति संगत हो, युक्तियुक्त हो, ऐसा 100% सही नहीं कहा जा सकता। ये जैसे कि एक श्रृंगी वो कल्पना ही हो सकती है। नेक्स्ट, उदाहरण के लिए आइए हम आदि शिव मुहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है, जो में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई शमन था जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है? शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने के साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं, जैसे आजकल के ज्योतिषी वगैरह होते हैं इस तरह के। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं और सभ्यता की कार्यप्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी?
हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं, स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं, क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थीं या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थीं जैसे कि आजकल। दूसरे, शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे, नारी मूर्तियों का क्या उपयोग था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं और यह भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। मित्रों, इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। इसमें हम एक पिक्चर है, इसको देख लेते हैं। सबसे आरंभिक उत्खननों में से एक मैके इन पत्थरों के विषय में कहते हैं, लाजवर्द मणि, जैस्पर, चाल्सोल्डनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। मित्रों, जितने भी प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में पढ़े कि इस साक्षरता क्या थी, जो स्नानागार था उसकी क्या उपयोगिता रही होगी, स्त्री और पुरुषों की क्या दशा थी, ये सारे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। इसलिए कि वहाँ की स्क्रिप्ट, वो जो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की, वो अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है। तो बहुत कुछ हम इस बारे में नहीं कह सकते, फिर भी जो कहा गया है उसको हम देखते हैं और ये संभव है कि भविष्य में यह लिपि पढ़ी जा सके और जो हड़प्पा सभ्यता और हमारे बीच एक दीवार है वो दूर हो और हम समझ पाएँ कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से थे और सारी जानकारी इकट्ठा कर पाएँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से क्लास 12 के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी वीडियो को देखकर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे हम जो भी और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।